गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीव प्रक्रम का अगला टॉपिक श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। तो देखिए श्वसन में क्या पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि हमने पोषण पढ़ लिया है। पोषण में हम भोजन करते हैं। इस भोजन का हमारे शरीर में आगे चलकर क्या होता है, तो भोजन आगे चलकर भंडारित होता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के दौरान क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन भोजन को तोड़कर अणुओं में अपघटित करती है। तो श्वसन की क्या परिभाषा होगी वो देखिए इधर। ग्लूकोज अपघटन हेतु, ग्लूकोज या भोजन अपघटन हेतु, भोजन के अपघटन के लिए, अपघटन हेतु ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ग्लूकोज अपघटन के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए ग्लूकोज कैसे टूटता है और कैसे नहीं टूटता है। तो अभी देखिए हमने पोषण में पढ़ा था, ये अपने ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। जैसे ही हम इसे मुंह में लेते हैं और दांतों से चबाकर इसे लुब्धिनुमा बनाते हैं तो ये पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है। C6H6O3 ये क्या बन गया है? पायरुवेट अम्ल बन गया है, पायरुवेट अम्ल में बदल गया है। भोजन खाते ही हमारे मुंह से नीचे उतरता है तो ये एसिड में बदल जाता है। तो ये पायरुवेट अम्ल है। अब इस पायरुवेट के अम्ल के दो टुकड़े होते हैं। पहले देखिए आप श्वसन को दो तरीके से लेते हैं। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक श्वसन कौन सा होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये किस जंतुओं में होता है? ये जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो ये ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूट गया है। पायरुवेट अम्ल, पायरुवेट अम्ल किसकी उपस्थिति में टूटेगा? आप देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और ये टूटकर क्या बनाएगा? H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाएगा। ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। यहाँ C3 है, आप यहाँ 3 लगा दीजिए। H6 है तो 3 दूनी 6 यहाँ लगा दीजिए। वो 6 और 3 9, 3 ये रहे और 3 यहाँ लगा दीजिए। ये श्वसन का रासायनिक समीकरण हो गया। पहला पद कौन सा है? O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौन से जंतुओं में होता है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में। सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त सभी जीव किस में आते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में। हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटता है। पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। अब ये पायरुवेट अम्ल का एक पद तो आपका ये हो गया। अब दूसरा पद देखिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति में। और ये किस में होता है? निम्न श्रेणी की जंतुओं में। कौन से जंतुओं में? निम्न श्रेणी की जंतुओं में। अब निम्न श्रेणी के जंतुओं में कैसे होता है वो देखिए। निम्न श्रेणी के जंतु क्या करते हैं? उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। वे बिना ऑक्सीजन के ही पदार्थों को किण्वित करते हैं, सड़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पायरुवेट अम्ल टूट कर क्या बनाएगा? C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब शराब बनाएगा। एथेनॉल बनाएगा। और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको समझ में आ गया? ये श्वसन कौन सा श्वसन है? अवायवीय श्वसन। वायु की अनुपस्थिति में पायरुवेट अम्ल टूटकर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। यहां तक दोनों टॉपिक
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आप देखिए ऑलरेडी समतुलित है, C3 2 और 1 3, H6 5 और 1 6 और 3 2 और 1 3। तो दोनों प्रकार का श्वसन आपको समझ में आ गया है। तीसरा प्रकार भी बुक में लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन सीधा कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन कई बार सीधा कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। और ये लैक्टिक अम्ल जो बनता है इसके कारण हमारे क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स जिसे आप अपनी भाषा में बायटे कहते हो, बायटे कहते हो, पैर का सो जाना। तो अचानक जैसे रह जाता है तो ऑक्सीजन नहीं जा पाती, और अचानक अगर कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है तो वो तुरंत प्रभाव से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और ये लैक्टिक अम्ल हमारे क्रैम्प्स का कारण बनता है। तो ये तो था आपका श्वसन के विभिन्न पथ। पहला पथ क्या था? ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट अम्ल बनाता है जो वायु की उपस्थिति में होता है। ये सब उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में बदलता है। पायरुवेट अम्ल टूटकर जल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है, और पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी निम्न श्रेणी के जो सूक्ष्म जीव है उनमें होता है। ये एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है। तीसरा श्वसन आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन सीधी कोशिकाओं में प्रवेश करती है तो वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में क्रैम्प्स या बायटे आने के कारण ऐसा होता है। तो अभी इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। इसके आधार पर देखिए हमने श्वसन को दो भागों में बांट लिया है। एक श्वसन को हमने लिख दिया वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। और दूसरे को लिख दिया अवायवीय श्वसन। बोर्ड वाला कई बार पूछ लेता है कि श्वसन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो समझ में आ रहा है ना कि कितने प्रकार का है। तो पहला कौन सा है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में आपका क्या आएगा? वो O2 की उपस्थिति में होता है। O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, हम उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। ये O2 की अनुपस्थिति में होगा। ये श्वसन किस में होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा अंतर है ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका निम्न श्रेणी के जंतुओं में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आप आराम से खूब अंतर लिख सकते हैं। इसका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरे पॉइंट में क्या होगा? ग्लूकोज अपघटित होकर, ग्लूकोज अपघटित होकर CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनाती है। प्लस क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। यहां ग्लूकोज अपघटित होकर CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनाती है, ठीक है। यहां क्या होगा? यहां ग्लूकोज अपघटित होकर एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद देखिए इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इसमें कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आराम से लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रक्रिया आपकी जीव द्रव्य में होती है। तो इस आधार पर आप श्वसन को दो भागों में विभाजित करके लिख सकते हैं कि एक वायवीय श्वसन है और दूसरा अवायवीय श्वसन है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनुपस्थिति में, ये उच्च श्रेणी में, ये निम्न श्रेणी में। ग्लूकोज अपघटित होकर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाता है, एथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम होती है। ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और ये जीव द्रव्य में संपन्न होती है। यहाँ तक आराम से समझ में आ गए। आगे देखिए अपना जो टॉपिक है वो है मानव में श्वसन। मानव में श्वसन कैसे होता है? मानव में श्वसन की कार्य विधि।
तो देखिए मानव में जो हम श्वास लेते हैं वो हमारी नाक से आती है, और नाक से आने के बाद यहाँ पे एक संरचना है जिसका नाम है एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, ये एपिग्लॉटिक्स है, इसको हम बोलेंगे नासाद्वार। क्या बोलेंगे? नासाद्वार। नासाद्वार में क्या होता है? यहाँ बाल होते हैं, बाल होते हैं जिन्हें हम क्या लिखते हैं? श्लेष्मा। नासाद्वार में क्या है? श्लेष्मा है। श्लेष्मा का मतलब बाल है, समझ रहे हो? ये बाल क्या करते हैं? वायु को छान कर अंदर जाने देते हैं, बिल्कुल क्षणित वायु अंदर प्रवेश करती है। और ये नाक से आती हुई यहाँ पे दो छिद्र होते हैं, आप मुंह को खोल के देखिएगा, इनमें एक श्वास नली को जाता है और एक भोजन नली को जाता है। तो ये जो एपिग्लॉटिक्स है ये ऑक्सीजन को श्वास नली में भेजना सुनिश्चित करता है। किसमें भेजता है? श्वास नली में भेजता है। अब ये श्वास नली आगे चलकर दो बाएं और दाएं भागों में बट जाती है। श्वास नली आगे चलकर बाएं और दाएं दो भागों में बट जाती है, जिसे हम एक बाईं श्वसनी कहते हैं और एक दाईं श्वसनी। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। और ये श्वसनी आगे चलकर बहुत सी छोटी छोटी संरचनाओं में बट जाती है और हम इन्हें कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाएं आगे चलकर एक बड़ा ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती है। ये चलकर आगे गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुपिका। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुपिका। कुपिका कहते हैं। समझ में आ रहे हैं कि नासाद्वार से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं या श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा वायु को छान कर ऑक्सीजन को आगे भेजता है। आगे ऑक्सीजन एपिग्लॉटिक से नियंत्रित होकर श्वास नली में आती है। श्वास नली में यहाँ पे हमारा कंठमणि स्वर यंत्र पाया जाता है। जब ऑक्सीजन स्वर यंत्र से गुजरती है तो कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई है? आप समझ रहे हो कि ये श्वास नली द्वारा श्वसनी में आ गई है, और ये श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित होती हुई एक गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपिका। अब इसके आगे क्या है? आगे देखिए, जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये कुपिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और हम श्वास लेते हैं तो हमारा वक्षस्थल ऊपर आता है और पेट वाला जो भाग है डायाफ्राम, वो चपटा होता है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो हमारा वक्षस्थल ऊपर आता है और डायाफ्राम चपटा होता है। तो जब डायाफ्राम चपटा होता है तो पूरे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है, और वक्षस्थल फूलता है तो इसमें का ऑक्सीजन भर ली जाती है। जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो शेष शरीर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जो रक्त फुफ्फुस शिराओं में आया है वो कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर पुनः परिसंचरण करता है। तो आपको श्वसन समझ में आया कि नहीं आया? आप दोबारा से सुनिए श्वसन की कार्यविधि क्या है। कि हम नाक द्वारा श्वसन लेते हैं, नाक में हमारे बाल पाए जाते हैं जिन्हें श्लेष्मा कहते हैं। ये बाल वायु को छान कर आगे भेजते हैं। छनी हुई वायु कहाँ आती है? एपिग्लॉटिक्स से श्वास नली, एपिग्लॉटिक्स इसको श्वास नली में भेजता है। श्वास नली से ऑक्सीजन आगे स्वर यंत्र को जाती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होते हैं जो कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और स्वर रज्जु जब कंपन करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद ऑक्सीजन श्वास नली से सीधी श्वसनी से होती हुई श्वसनिकाओं में जाती है। श्वसनिकाएं आगे चलकर एक गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम कुपिका कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा वक्षस्थल ऊपर आता है
और डायाफ्राम चपटा होता है। इस दौरान ऑक्सीजन कुपिका में भर ली जाती है और जब डायाफ्राम चपटा होता है तो शेष शरीर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। जो कुपिकाओं में ऑक्सीजन ली गई है वह ऑक्सीजन हमारी फुफ्फुस शिराओं द्वारा रक्त में मिलकर हमारे शरीर में चली जाती है। तो ये तो था आपका श्वसन। क्या था? श्वसन। आप ऐसे चित्र बना के यहाँ एक डायाफ्राम दर्शा सकते हैं और आराम से उपरोक्त चित्र अनुसार भी आप कार्यविधि लिख सकते हैं। ये तो था आपका मानव में श्वसन। इसके बाद देखिए अपना अगला जो टॉपिक है वो है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन। अब आपको देखिए आज तक गलत फहमी थी कि पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। आपको अब तक ये पढ़ाया गया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है। सभी उच्च श्रेणी के जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक को आप कैसे समझेंगे कि पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य की उपस्थिति में होगा। तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में पादप क्या बना रहा है? भोजन। और आपने पीछे पढ़ लिया है पादप को भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है तो किसका निर्माण करता है? ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और ये ऑक्सीजन जो अतिरिक्त होती है, इनके पास जो ज्यादा बनती है उसे ये बाहर उत्सर्जित करते हैं, जिसे सब जंतु लेते हैं और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो हो गई आपकी दिन की प्रक्रिया। लेकिन जब रात्रि को जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात्रि को प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो पादप वातावरण से ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेकर क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पादप श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अब समझिए कि आपको परीक्षा में क्या लिखना है। तो सीधा लिखना है कि पादपों में श्वसन, पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जो ऑक्सीजन बनती है उसे श्वसन के रूप में ले लेते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है, यानी रात्रि को जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है, तो पादप वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया बेटा सभी को? कोई दिक्कत? इसके बाद श्वसन का अंतिम बिंदु देखिए बेटा, वो लिखा है जलीय जंतुओं में श्वसन। जलीय जंतुओं में श्वसन। जलीय जंतुओं में श्वसन। तो देखिए बेटा, जल में, वायु में, यहाँ वहां जहां भी जंतु पाए जाते हैं तो वहां पहले लाइन आपको लिखनी है कि जलीय जंतुओं में वातानुकूलित अंग पाया जाता है। इसीलिए तो वे रह पाते हैं कि वातावरण के अनुकूलित उनमें क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। तो सीधा साथ जैसे हम जलीय जंतुओं में हम मछली को लेते हैं, समझ में आया? मछलियों में श्वसन के लिए क्लॉम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लॉम पाए जाते हैं। और जैसे ही मछली जल में तैरती है तो इन क्लॉमों को खोलती है। क्लॉम या गिल्स को जैसे ही खोलती है तो जल क्या करता है? इन क्लॉम्स के ऊपर से गुजरता है। तो जैसे ही जल क्लॉम के ऊपर से गुजरता है तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है
और मछली इसे श्वसन के रूप में ले लेती। समझ में आ गया? इतना सा लिखना है आपको। अब ये कैसे करती है? अब आपको पता है कि हृदय, मानव का जो हृदय है वो 4 कक्षीय है, मछली का जो हृदय है वो द्विकक्षीय है। तो जैसे ही बुलबुले आते हैं उन्हें ये श्वसन के रूप में ले लेती है और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ये मूत्र के रूप में जो अमोनिया छोड़ती है उसी के साथ इसे उत्सर्जित कर देती है। समझ में आया कि मछली हो या कोई भी जलीय जंतु हो, उन सभी में वातानुकूलित अंग पाए जाते हैं। जैसे हम मछली का उदाहरण ले रहे हैं किताब के अनुसार, तो मछली में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। जब जल इन गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है, बलपूर्वक पानी को अंदर लेती है, पानी जब इन गलफड़ों से गुजरता है तो उनमें ऐसे कंघी जैसी संरचना होती है, जब उनसे जल जाता है तो ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे वो अंदर ले जाती है और वो रक्त में ले जाती है। उसके पास द्विकक्षीय हृदय होता है, इसलिए उसको तुरंत अलग अपनी तरह अलग नहीं कर पाती, इसलिए उसे बाद में धीरे धीरे मूत्र के रूप में अपशिष्ट को उत्सर्जित कर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आज हमने पूरा जो टॉपिक पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ श्वसन पे पढ़ा है। किस पे पढ़ा है? श्वसन पे पढ़ा है। आप आराम से बढ़िया पढ़ते रहिए। जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे और इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप अपने मित्रों को बताइए, अपने रिश्तेदार, यहाँ वहाँ, जो भी बच्चा 10वीं की क्लास की तैयारी कर रहा है तो निःशुल्क शिक्षा बांटिए ना, आप भी, हम भी बांट रहे हैं, आप भी बांटिए। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।